भिखारी दामाद ने बनाया बेटी को महलों की रानी। चिलचिलाती गर्मी में दामिनी सड़क पर जूते पॉलिश कर रही है। भैया, अरे ओ मोटरसाइकिल वाले भैया, आपके जूतों में मिट्टी लगी है, मैं आपके जूते पॉलिश कर दूं? 2 पैसों की कमाई हो जाएगी भैया। ठीक है। अंकित अपनी गाड़ी को टर्न करता है और दामिनी के पास लाकर रुकता है। फिर उसने अपने जूते पॉलिश करवाता है। अब अंकित देखता है कि कड़ी गर्मी में दामिनी जूते पॉलिश कर रही है। उसके माथे से पसीना टपक रहा है। भैया, आपके जूते पॉलिश हो गए, आपका पूरे 50 रुपए हुए हैं, दे दीजिए। अब अंकित जेब से 500 रुपए का नोट निकालता है और दामिनी के हाथ में देता है। वहीं दामिनी अपने गले से 500 रुपए के छुट्टे ढूंढती है। भैया, आपके पास 50 रुपए नहीं है क्या? मेरे पास इसके छुट्टे नहीं है, मुझे आप कहीं से बस 50 रुपए दे दीजिए। अरे ये सारे पैसे तुम रखो, ये मैंने तुम्हें ही दिए हैं। तुम इतनी कड़ी धूप में मेहनत कर रही हो, कुछ ठंडा खरीद कर खा पी लेना, कुछ घर वालों के लिए भी खरीद लेना। नहीं भैया, खाऊंगी तो ईमानदारी का ही, मेहनत करके ऐसे फ्री में आपके पैसे नहीं लूंगी। दूसरी तरफ उसी सड़क पर माथे पर फूल की टोकरी लिए घूमती एक औरत कहती है, बेटा ये कुछ नहीं लेगी, बड़ी खुददार लड़की है, मेहनत का ही खाना जानती है, फोकट का तो ये किसी का एक घूंट पानी भी नहीं पीती। ओ, मैं सैल्यूट करता हूँ आप जैसी लड़कियों को, भगवान तुम्हें तरक्की दे और अच्छी जिंदगी भी। अब 50 रुपए देके वो शख्स वहां से चला जाता है। वहीं शाम होते ही दामिनी अपनी जूते पॉलिश का धंधा बंद करके ठेला लेकर बाजारों में सब्जी बेचने लगती है। आलू ले लो, भिंडी ले लो, ताजी ताजी सब्जियां खरीदो। अब कुछ औरतें आती हैं और दामिनी के ठेले से ताजी ताजी सब्जियां खरीदती हैं। अब दामिनी की 900 रुपए से 1000 रुपए तक की कमाई हो जाती है। इसके बाद दामिनी एक घर में रात को काम करने जाती है। मालकिन, मैं आ गई, बता दीजिए क्या क्या काम है। क्या काम होगा, वही है, बर्तन और कुछ कपड़े हैं, फिर रात का खाना बनाना है, बस। अब दामिनी के शरीर पर पहले के कामों की थकावट थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट अब भी बरकरार थी। ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। अब दामिनी फटाफट रसोई में जाकर बर्तन धोती है, खाना बनाती है, झाड़ू लगाती है, फिर कपड़े धोकर कपड़े सुखाती है और फिर मालकिन से पैसे लेकर उन्हें अलविदा करके वहां से निकल जाती है। दरअसल दामिनी की माँ ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थी और उन्हीं की हैवी दवाइयां और अपने छोटे भाई बहन जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन सबकी फीस भरने के लिए पैसे इन्हीं सब कामों को करके जोड़ती है। अब रात को दामिनी घर आती है। दीदी आ गई, मम्मी, दीदी आ गई। दीदी आप आ गई, हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। दीदी देखो, आज मैंने चूल्हा जलाकर रोटी और सब्जी बना ली है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे तूने ये सब क्यों करा? तेरी परीक्षा आने वाली है। अरे दीदी, अगर हम पढ़ाई कर रहे तो इसका मतलब क्या, हम आपकी जरा भी मदद नहीं कर सकते। अब दामिनी खटिया पर जाकर अपनी माँ के पास बैठती है। वहीं उसकी माँ अपने आंचल से दामिनी के माथे का पसीना पोंछती है। मेरी बच्ची कड़ी धूप गर्मी में मेहनत कर रही है, कितनी बेसहारा हो गई मेरी बच्ची, कोई मदद करने वाला नहीं है, सारी जिम्मेदारियां मेरी बच्ची के ऊपर आ गई हैं। ऐसी किस्मत तो भगवान किसी लड़की को ना दे। मैं ऐसा क्यों कहती हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मैं आप लोगों की सेवा करती हूँ, अपने पापा की जगह ले चुकी हूँ। थोड़ी तकलीफ ही सही, पर खुशी बहुत मिलती है। दामिनी मुस्कुरा रही होती है, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे की तकलीफ उसकी माँ को साफ नजर आ रही होती है। रहने दे बेटी, मैं जानती हूँ कि तू सभी तकलीफ हमसे छुपा कर रखती है, लेकिन अगर हमारे साथ वो बड़ा हादसा ना हुआ होता तो आज हम ये बुरे दिन नहीं देख रहे होते। मुझे आज भी याद है जब हमारे घर पर दुखों का पहाड़ टूटा था। चिलचिलाती गर्मी में कर्क रोग से ग्रसित दामिनी के पिता खटिया पर लेटे हैं और उनके मुंह से खून की उल्टी हो रही है। परिवार बेबस है, उनकी आंखों में आंसू और लाचारी है। पापा आप ठीक तो है ना? माँ, हमने तो इतना इलाज कराया पापा का, लेकिन फिर भी पापा के मुंह से खून आ रहा है। माँ, पापा उठो ना, माँ पापा को क्या हो गया? पापा उठिए ना। पापा आपको क्या हो गया? मम्मी, पापा के मुंह से खून क्यों आ रहा है? अरे चंचल, अपनी आंखों के आंसू पोंछो। मैं जानता हूँ मैं बड़े संकट में तुम लोगों को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हें इस परिवार को संभालना है। ऐसा मत कहिए, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। रुकिए, मैं लोगों से मदद मांगूंगी, आपको कुछ नहीं होगा। अब गरीब चंचल अपनी बेटी दामिनी को लेकर सड़क पर अमीर घरों के दरवाजे खटखटाती है। एक शख्स अपने घर का दरवाजा खोलती है। हाँ बताइए, क्या काम है? इस कड़कती गर्मी में आप इतनी तेजी से हमारा दरवाजा क्यों पीट रही हैं? जी, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है, आप लोग तो पैसे वाले हैं, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरे पति के मुंह से खून आ रहा है, उन्हें कर्क रोग है, मुझे उन्हें अस्पताल लेकर जाना है।
क्या कहा कर्क रोग? बाप रे, ऐसी बीमारी का नाम भी क्यों ले लिया हमारे आगे। चलो निकलो, कोई पैसे नहीं है हमारे पास और दोबारा इन सब चीजों के लिए पैसे मांगने हमारे घर पर मत आना। अरे नहीं, ऐसा मत कहिए, आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन आप हम गरीब की मदद नहीं कर रही हैं। अरे तो तुम गरीबों के लिए पैसा थोड़ी जोड़ रहे हैं हम। जाओ सरकारी अस्पताल में लेकर जाओ तुम अपने बाप को, तुम गरीबों के लिए वही अस्पताल बना है। इतना कहकर सुमित्रा दामिनी और चंचल के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और अब जब वो निराश होकर घर लौटती है तो राजू मीनू अपने पिता के सीने पर सिर रखकर रो रहे होते हैं और उसके पिता ने दम तोड़ दिया होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भगवान तूने ये ठीक नहीं किया। दामिनी देख, तेरे पिता हमें अकेला छोड़कर चले गए। अब दामिनी, जिसकी उम्र अभी 22 साल है, वो ये दर्दनाक मंजर देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती है। लेकिन वो इस दिन ये भी समझ जाती है कि अब कैसे भी करके उसे ही अपने इस गरीब परिवार को पालना है। माँ, बुरे दिनों को क्यों याद कर रही हो? आपको तो खुद भी अभी ब्लड शुगर हो रहा है। ये खुद एक जानलेवा बीमारी है। अगर आपने टाइम से दवाई नहीं खाई तो आपके शरीर का खून पानी बन जाएगा और फिर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। और माँ, मैं आपको खोना नहीं चाहती। अब तो पागल है क्या? क्या क्या सोचती है? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं समय से दवाई खाऊंगी। आखिर मेरी बेटी हम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन गरीब दामिनी सड़क पर जूते पॉलिश कर रही होती है कि तभी उसके सामने एक बड़ी लग्जरी गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी से एक रईस आदमी बाहर निकलता है। बेटी, जरा मेरे ये जूते पॉलिश कर दो, बहुत धूल जम गई है इसके ऊपर। जी मैं अभी कर देती हूँ। अब दामिनी जूते पॉलिश कर रही होती है और उसके माथे से टप टप पसीना टपक रहा होता है और एक बूंद पानी का उस रईस आदमी के जूते पे जाकर गिरता है। ये देखकर वो रईस आदमी फौरन अपने जूते को पीछे करता है। रहने दो बेटा, ये हो गया बस, ठीक है, कोई नहीं, जितना साफ होना था हो गया। अच्छा ये लो, पैसे लो। अब वो अमीर शख्स 500 रुपए के नोटों की मोटी गड्डी निकालकर दामिनी के हाथ में देता है। दामिनी पैसे देखकर घबरा जाती है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? इतने पैसे नहीं हुए इस मामूली से जूते पॉलिश के, मुझे तो बस 50 रुपए चाहिए। अरे कोई बात नहीं बेटी, तुम बहुत मेहनत कर रही हो, तुम इसे रखो, तुम इसके हकदार हो। नहीं, मैं हकदार नहीं, अपने ईमानदारी के पैसे की हूँ। ये तो नाजायज है, मैं नहीं लूंगी इसे। बेटा रख लो, कुछ खरीद लेना अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तुम इतनी मेहनत कर रही हो, इन पैसों से तुम्हें कुछ महीने तक की राहत मिल जाएगी। अब दामिनी वो पैसे लेने से साफ मना कर देती है। ये देखकर अनिल फौरन अपनी कार के पास आता है और कार में से खाने पीने की चीजें दामिनी को देने जाता है। ठीक है बेटा, तुम पैसे नहीं ले रही हो तो ये खाने पीने का सामान ले लो। ये तरबूज, खरबूज और ये नारियल पानी और इस थैली में जूस वगैरह की बोतल है, तुम इसे पी लेना। तुम कड़ी धूप में काम कर रही हो। मैं ये भी नहीं लूंगी साहब, आप मुझे ये सब मत दीजिए। मैं मुफ्त का कुछ नहीं लेती, मैं अपनी कमाई से ये सब खरीद कर पी लूंगी। आप इन्हें वापस ले जाइए। अब दामिनी का ये आत्मनिर्भर वाला व्यवहार और स्वाभिमानी विचार देखकर खिड़की में बैठा अनिल का बेटा राजकुमार काफी अट्रैक्ट हो जाता है और उसे उसी क्षण दामिनी पसंद आ जाती है। वो अनिल मायूस होकर दामिनी को 50 रुपए देता है और सारे खाने पीने की चीज वापस गाड़ी में रखता है और गाड़ी स्टार्ट करके अपने राजमहल में आ जाता है। ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, जिसके बाद अनिल रणवीर बाहर निकलते हैं और महल के अंदर जाते हैं। महल अंदर से काफी खूबसूरत होता है। अब महल के नौकर चाकर रणवीर को देखकर उन्हें ठंडा पानी का ग्लास लाकर देते हैं। छोटे मालिक, पानी पी लीजिए। अरे बड़े मालिक, आप भी पानी पी लीजिए। अब लग्जरी सोफे पर बैठकर अनिल और रणवीर पानी पीते हैं। तभी वहां पर रणवीर की मां कलावती और उसकी छोटी बहन राधिका आती है। अरे भैया पापा, आज तो आप लोग बहुत जल्दी आ गए। क्यों, क्या हुआ? आज हमारे बिजनेस का काम जल्दी खत्म हो गया क्या? हाँ, आज ज्यादा कुछ काम था नहीं, सब वर्कर्स ने ही संभाल लिया था। रणवीर, क्या हुआ बेटा, तुम बड़े शांत हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, कहाँ खो गए तुम? पापा, उस लड़की को मैंने खिड़की से देखा, काफी मासूम और स्वाभिमानी थी, जिसे आप पैसे दे रहे थे और फिर कुछ खाने का भी सामान ऑफर किया था, बट उसने लेने से मना कर दिया। मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ, वो लड़की तो अच्छी थी, काफी समझदार भी थी और मेहनती भी। चलो वैसे तुम बहुत थक गए हो, जाओ आराम करो। कलावती, मेरा भी नाइट ड्रेस दे दो, मैं भी थोड़ा आराम करूं। अब सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। वहीं रणवीर अभी भी अपने कमरे में वहीं खोया होता है। वो लड़की मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। अब मैं और उसके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं कल ही पता करूंगा कि वो सारा दिन कैसे क्या करती है। उसके सारे डिटेल्स मुझे कल की डेट में चाहिए ही चाहिए। अब अगले दिन सुबह रणवीर अपने ड्राइवर से, दीपक गाड़ी निकालो, आज हमें लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। ओके छोटे मालिक। बेटा, किसी जरूरी काम से जा रहे हो क्या? माँ, हाँ मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, मैं शाम तक आ जाऊंगा।
अब गाड़ी में बैठकर रणवीर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता है। छोटे मालिक, गाड़ी को लेकर कहाँ जाना है? कल पापा एक लड़की के पास आए थे सड़क पर जो जूते पॉलिश कर रही थी। मुझे उसे देखना है फिर से। तुम थोड़ी दूरी पर हमारी गाड़ी वहीं खड़ी कर दो। अब ड्राइवर गाड़ी रोकता है और दूर से रणवीर देखता है कि दामिनी कैसे कड़ी मेहनत कर रही है। धूप में लोगों की जूते पॉलिश करके धीरे धीरे शाम हो जाती है। दामिनी अपने सभी सामान को समेटने लगती है। ये देखकर रणवीर गाड़ी में बैठता है। ड्राइवर, उस लड़की का हमें पीछा करना है। अब दामिनी अपने घर के आंगन में रखे सब्जियों के ठेले को उठाकर सब्जी मंडी जाती है। ये देखकर ड्राइवर भी उसके पीछे पीछे जाता है। रणवीर कार के अंदर से देखता है कि दामिनी कितनी मेहनत से बाजार में सब्जी बेच रही है। अब धीरे धीरे रात होने लगती है, जिसके बाद दामिनी अपनी सब्जी का ठेला लेकर अमीर बसंती के घर के पास आती है और ठेला बाहर रखकर उसके घर में जाकर नौकरानी का काम करती है। वहीं रणवीर दूर से यह सब कुछ देख रहा होता है। अब दामिनी नौकरानी का काम खत्म करके अपना ठेला लेकर अपने घर में जाती है। रणवीर अभी भी कार से उसका पीछा करता है। अब जब दामिनी अपने घर में घुस जाती है तो रणवीर कार से निकलकर उसके घर की तरफ हल्के कदमों से बढ़ता है। सामने एक छोटी सी खिड़की होती है और रणवीर बिना किसी संकोच के उस खिड़की के पास जाता है और अंदर की ओर झांकने लगता है और देखता है कि दामिनी की माँ बीमार बिस्तर पर लेटी है और उसके पैरों में काफी ज्यादा सूजन है। माँ, आप अपनी दवाई टाइम से नहीं ले रही हो ना। आपके पैरों में ये सूजन कैसे हो सकती है? इसका मतलब आपका ब्लड शुगर बढ़ रहा है और शरीर में खून की कमी हो रही है। इंसुलिन खरीदने के भी पैसे नहीं है मेरे पास। माँ, आप टाइम से दवाई क्यों नहीं ले रही हो? बेटा, मैं ठीक हूँ। ये बस ऐसी छोटी मोटी चीजें मुझे होती रहती हैं। नहीं दीदी, आपके जाने के बाद मम्मी बहुत लापरवाही करती हैं। हम कॉलेज से आकर इन्हें समझाते हैं, लेकिन ये हमारी एक नहीं सुनती। हाँ दीदी, मीनू ठीक कह रही है। आप ही कुछ बोलिए ना माँ को। माँ, आप क्या चाहती हैं कि मेरे सर से माँ का हाथ भी हट जाए? पिता ने तो साथ छोड़ ही दिया था, अब आप भी वही चीज कर रही हैं। अब ये सुनकर चंचल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। नहीं मेरी बच्ची, मैं अपने ऊपर पूरा ध्यान दे रही हूँ और देखना, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। चलिए खाना खा लीजिए माँ। अब दामिनी का गरीब परिवार एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वहीं ये दर्द भरा दृश्य देखकर खिड़की के बाहर खड़ा रणवीर की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अब रणवीर नम आंखों से आकर गाड़ी में बैठता है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है और रणवीर की आंखों की तरफ देखता है जहां उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। अब ड्राइवर रणवीर को घर पर छोड़ता है। रणवीर अपने महल में आता है और अभी भी उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। ये देखकर रणवीर के माता पिता, क्या हो गया बेटा? अरे सुनिए, हमारे इकलौते बेटे की आंखों में आंसू हैं। किसने तकलीफ पहुंचाया बेटा तुम्हें? क्या हुआ, बोलो ना। चुप क्यों हो बेटा? हमें घबराहट हो रही है। अब रणवीर अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और दामिनी की सारी सच्चाई अपने घर वालों से बताता है। ये सुनकर उनकी भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बेटा, पर तुमने उस लड़की को इतनी बारीकी से जानने की कोशिश ही क्यों की? पापा, क्योंकि मैं उस लड़की को पसंद कर बैठा था और अब उसकी तकलीफ देखकर मैं बहुत ज्यादा दुखी हो चुका हूँ। मुझे उसकी तकलीफ खत्म करनी है और मुझे अब उससे शादी करनी है। बेटा, ये तो तुम्हारे बहुत अच्छे विचार हैं कि तुम एक गरीब लड़की की मदद करना चाहते हो। हमें बहुत फक्र है तुम्हारे इस फैसले से। ठीक है बेटा, हम कल ही उसके घर में रिश्ता लेकर पहुंचेंगे। तुम चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। अब कलावती अपनी बेटी के साथ ड्राइवर दीपक और सामान उठाने के लिए घर के नौकर सुरेश मनोज को लेकर एक्सपेंसिव मॉल में आती है, जहां वो एक्सपेंसिव डिजाइनर लहंगा, हैवी चूड़ी, कंगन और डायमंड के नेकलेस वगैरह लेती है। अब सारी शॉपिंग के बाद वो लोग घर आते हैं और अगले दिन रणवीर के पिता अनिल ड्राइवर और दोनों नौकरों को लेकर गरीब दामिनी के घर पहुंचते हैं। दामिनी की माँ चंचल दो नौकर के हाथ में गहने, जेवर, कपड़े, पैसे देखकर दंग रह जाती है। जी, आप लोग कौन हैं और ये इतना सारा गहना, पैसे, कपड़े लेकर आप हमारे गरीब घर में क्यों आए हैं? अरे पर मैंने आपको देखा है, आपने एक बार शायद मुझसे जूते पॉलिश करवाए थे। हाँ बेटा, मैं वही हूँ। पर आज मैं जूते पॉलिश कराने नहीं बल्कि अपने बेटे का रिश्ता लेकर तुम्हारे घर पर आया हूँ। मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है। हम महलों में रहते हैं, तुम्हें वहां पर किसी की चीज की जरूरत नहीं होगी। खुद का बिजनेस है हमारा, जब जो चाहे वो पहन और खा पी सकती हो तुम। अनिल खुश होता है, लेकिन चंचल और दामिनी के चेहरे पर एक चिढ़ होती है। रुकिए भाई साहब, मैं अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घर में नहीं करूंगी और एक अमीर घर के लोग मुझ गरीब की बेटी से शादी क्यों ही करेंगे? अरे मैं जानती हूँ आप जैसे अमीर लोग गरीब घर की बेटी को ब्याह कर ले जाते हैं और अपने घर में उसे नौकरानी बना कर रखते हैं और फिर समाज भी हमारा साथ नहीं देता, ये सोचकर कि गरीब की बेटी तो नौकरानी के लिए ही बनी है। मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं किसी अमीर घर के लड़के से शादी नहीं करना चाहती। मैं गरीब घर के लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो खुद मेहनत करके पैसे कमाना जानता हो, पूर्वजों की कमाई पर उड़ता ना हो। सच कहूँ तो अगर आपके बेटे आज यहाँ उपस्थित होते तो मैं उनके मुंह पर इस रिश्ते के लिए मना कर देती। आप लोग जा सकते हैं, हमें ये शादी नहीं करनी। अब ये सुनकर अनिल काफी मायूस हो जाता है और बिना कुछ कहे नौकरों के साथ गाड़ी में बैठकर घर आ जाता है।
क्या हुआ पापा? क्या कहा उस लड़की ने? हमारा रिश्ता पक्का तो हो गया ना? बेटा सच कहूं तो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा वहां कुछ नहीं हुआ है। उस लड़की ने साफ मना कर दिया इस शादी से, और उसकी माँ का कहना है कि अमीर लोग बहुत घटिया होते हैं, गरीब लड़कियों की इज्जत नहीं करते। वहीं लड़की ने भी कहा कि वो किसी भिखारी से शादी कर लेगी, लेकिन किसी अमीर परिवार के बेटे से शादी वो कभी नहीं करेगी। हाँ छोटे मालिक, और उन्होंने तो सारे शगुन का सामान भी लौटा दिया। क्या उस लड़की ने मेरे भाई से शादी करने के लिए मना कर दिया? उसे पता भी है इस महल की रानी बनने के लिए लड़कियां तरसती हैं। हे भगवान, ये गरीब लड़की न जाने कितनी बार मेरा दिल जीतेगी। आप लोग देख रहे हैं, उसके अंदर 1 रुपया का भी लालच नहीं है। उसकी ये पर्सनैलिटी बार बार मेरे दिल को छू जाती है। क्या कहा उसने? वो अमीर से नहीं पर भिखारी से शादी कर लेगी। ठीक है, मैं उसके लिए भिखारी बनने के लिए भी तैयार हूँ। भैया आप पागल हैं? आप महलों के राजा हैं और उस गरीब लड़की के लिए आप भिखारी बनेंगे? रहने तो बेटी, अपना सही गलत वो खुद समझ सकता है। अब अगले दिन रणवीर पुराने से फटे कुर्ते पाजामे और कंधे पर तौलिया लिए भिखारी का रूप धारण करके सड़क पर भीख मांगता है। भगवान के लिए कुछ पैसे दे दीजिए, कुछ दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। अब रणवीर इतना बोलता ही है कि तभी कुछ अय्याश लड़के रणवीर के सिर पर पत्थर मारते हैं। अरे अच्छा खासा हट्टा कट्टा शरीर लेकर सड़क पर भीख मांगता है, बेशरम कहीं का, चला जाए यहाँ से। अब रणवीर का शरीर जख्मी हो जाता है। अरे कोई मदद करो, कोई मेरी मदद करो। अब रणवीर दर्द से कराह रहा होता है कि तभी दामिनी उसे देखती है और उसे अपने पास लाकर बिठाती है। अरे सर पर तो बहुत ज्यादा चोट आ गई है, क्या जरूरत है भीख मांगने की? मुझसे ज्यादा लाचार हो क्या? एक लड़की होकर मैं जूते पॉलिश कर सकती हूँ और तुम लड़के होकर भीख मांग रहे हो। गलती हो गई, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं भी जूते पॉलिश करूंगा, आप मुझे भी सिखाओ ये सब। पहले तुम घर चलो, मैं पहले तुम्हारी मलहम पट्टी कर दूं। माता पिता हैं घर पर? जी, वो लोग गांव में हैं और मैं भीख मांगकर पैसे जोड़कर उन्हें गांव में ही पैसे भेजता हूँ। वहीं दूर से रणवीर के पिता अपने बेटे को तकलीफ में देखकर काफी दुखी हो रहे होते हैं। वहीं ये सब सुनकर दामिनी रणवीर को अपने साथ अपने घर लेकर आती है और फिर उसके सिर पर मरहम पट्टी लगाती है, फिर उसे रात का खाना खिलाती है। बेटा जख्म तो बहुत गहरा है, कुछ दिन यहीं रुको, जख्म ठीक हो जाए तो चले जाना। जी, मैं कल दामिनी जी के साथ ही जाकर जूते पॉलिश करूंगा और पैसे कमाऊंगा। अब अगले दिन रणवीर दामिनी के साथ सड़क पर जूते पॉलिश करता है। आइए आइए, 50 रुपए में जूते पॉलिश करवाइए। जूते ऐसे चमकाऊंगा कि शीशे से भी ज्यादा साफ चेहरा आपको जूते में दिखेगा। आइए आइए। काम के साथ साथ पंच लाइन भी मारते हो तुम, अच्छा है। अब दामिनी हंसती है। इतने में रणवीर के सामने एक अमीर शख्स जूता पॉलिश करवाने आता है। ये देखकर रणवीर फटाफट तौलिए से अपना मुंह ढक लेता है। अरे ये क्या, तुमने अपना मुंह क्यों छुपा लिया? अब मुंह ढककर तुम जूते पॉलिश कैसे करोगे? अरे अब मैं इसे कैसे बताऊं कि ये मेरे पापा का दोस्त है। जी, वो धूप पड़ रही है आंखों में, मैं ऐसे ही करता हूँ ना पॉलिश। अब इसी तरह दोनों जूते पॉलिश करते हैं। अब शाम को दामिनी सब्जियों का ठेला लेकर सब्जी मंडी जा रही होती है। जी, मैं भी आपके साथ चलूं? इसी तरह 2 पैसे मैं भी एक्स्ट्रा कमा लूंगा। हाँ ठीक है, चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो मेहनत करने वाले लोग बहुत पसंद है, और फिर भीख मांगने से तो अच्छा है कि तुम मेहनत करो। अब दामिनी के साथ रणवीर उसी के ठेले पर मिलकर सब्जी बेचता है कि तभी महल में आने जाने वाले वर्कर पर रणवीर की नजर पड़ती है और रणवीर फौरन मुंह ढककर ठेले के नीचे बैठ जाता है। अरे कहाँ गायब हो गए? उठो, सब्जियां नहीं बेचनी क्या? जी, मेरे पैरों में किसी कीड़े ने काट लिया है। अब कुछ देर बाद रणवीर खड़ा होता है और सब्जियां बेचता है, और फिर सबके बाद सब्जी का ठेला लेकर दामिनी घर की ओर जाती है। सुनो, तुम ये ठेला लेकर मेरे घर चले जाओ, मुझे अभी एक औरत के घर जाकर नौकरानी का काम भी करना है। ठीक है। अब रणवीर ठेला लेकर दामिनी के घर आता है। उसकी माँ उसे प्यार से खाना खिलाती है, और जब दामिनी आती है तो दामिनी देखती है कि घर का माहौल काफी अच्छा है। रणवीर घर में सबको हंसा रहा है। आप सच में बहुत फनी हैं। हाँ, आप तो बड़े अनोखे जोक मारते हैं। सच में? अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और धीरे धीरे रणवीर और दामिनी की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, जिसे देखकर एक दिन चंचल कहती है, बेटा तुम काफी समझदार और सुलझे हुए लगते हो। बेशक से गरीब भिखारी हो, पर मुझे लगता है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश रहेगी, क्योंकि इसने हंसना बोलना सब तुम्हारे साथ रहकर ही सीखा है। जी, मैं तो इस रिश्ते से तैयार हूँ, और शायद दामिनी जी भी। हाँ, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे मेहनती लोग पसंद है। पर तुम्हारे माँ बाप जो गाँव में है, उनका क्या? जी, मैं पहले शादी कर लूं, उसके बाद उन्हें भी बता दूंगा। या तो गांव से उन्हें यहीं बुला लूंगा, फिर किराए के घर में हम साथ साथ रह लेंगे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, दोनों मेहनत करके एक दिन अपना घर भी ले लेना। इंसान का अगर दिल साफ हो तो अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती।
अब कुछ ही हफ्तों में चंचल अपनी बेटी दामिनी की शादी एक भिखारी दामाद से पूरी विधि विधान के साथ करवा देती है। वहीं आसपास के लोग ये सब देखकर, बाप रे, कैसी माँ है, खुद तो गरीब है ही और बेटी की भी शादी एक भिखारी दामाद से करवा दिया। सच में कम से कम बेटी की शादी तो अच्छे घर में करती। अब ये भिखारी दामाद अपने साथ साथ इसको भी भिखारी बना कर रखेगा। पसंद भी आया तो भिखारी दामाद। अरे लानत है इस शादी पर। अब दामिनी शादी करके रणवीर के साथ अपने ससुराल के छोटे से घर में आती है, जहां रणवीर की माँ सादी सूती साड़ी पहने हुए अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू, इस कलश को दाएं पैर से गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अरे रणवीर, तुम्हारी माँ कब आई? पापा जी कहाँ हैं? अरे मैंने अपनी माँ और बहन को बुला लिया था, आखिर गृह प्रवेश की रस्म ही तो करनी थी ना, बाकी पापा बाद में आएंगे। अब मुस्कुराकर दामिनी कलश गिराती है और घर के अंदर प्रवेश करती है। जाओ बहू, तुम दोनों आराम कर लो। अब दामिनी अपने भिखारी पति के साथ छोटे से कमरे में आती है। अच्छा, तो तुम यहाँ किराए पर रहते हो? रणवीर, वैसे तुम चिंता मत करो, हम मिलकर बहुत पैसा कमाएंगे और अपना खुद का घर ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, हम बहुत मेहनत करेंगे, पर फिलहाल आराम कर लेते हैं। अब दोनों पति पत्नी आराम करते हैं। अगले दिन सुबह दामिनी सिंपल साड़ी में अपने सास के पैर छूती है। मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? बहू, थोड़ी मोड़ी सब्जी होगी रसोई में, उसी से कुछ बना लो। अब दामिनी छोटे से रसोई में आती है, जहाँ कुछ सब्जियां रखी होती हैं। दामिनी उन्हीं से सब्जी रोटी बनाकर तैयार करती है और फिर घर में चटाई बिछाकर सभी का खाना निकालती है कि तभी दामिनी की नंद गुस्से से चिड़चिड़ करते हुए कहती है, ये सब क्या है माँ? भाई आप लोग जानते हैं ना, मैं ये सब नहीं खाती। ये क्या आलू की सब्जी और सूखी रोटी बना दी है इन्होंने। मुझे तो। बेटी, शांत हो जाओ। राधिका प्लीज, कुछ भी ऐसा मत कहो या शो करो जिससे चीजें खराब हो। क्या खराब होगा रणवीर? और तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? सुनो, तुम बताओ राधिका, तुम क्या खाती हो? मैं वही बना दूंगी। रहने दीजिए, मैं यही खा लूंगी। अब कुछ हफ्ते के बाद कलावती, बेटा जाओ, अपनी पत्नी को कहीं घुमा लाओ। अब रणवीर अपनी पत्नी के साथ फेमस गार्डन में आता है। दामिनी, ये हमारे यहाँ का फेमस गार्डन है, यहाँ के फूल पत्तियाँ सब बहुत खूबसूरत हैं। हाँ सचमुच, यहाँ पर कितने अनेक प्रकार के फूल लगे हुए हैं, खुशबू भी काफी प्यारी सी आ रही है यहाँ। अब दामिनी इतना बोलती है कि तभी रणवीर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। अरे मेरे दोस्त यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे रणवीर, ये क्या है? तुम बार बार छुपने क्यों लगते हो? तुम्हें मेरे साथ कोई दिक्कत है क्या, या कुछ और बात है? अरे नहीं कुछ नहीं, अब बस ऐसे ही। अब रणवीर वहां से बच जाता है, लेकिन जब वो पूरे दिन घूमकर रात को अपने घर जा रहा होता है कि तभी कुछ लोग आकर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे रणवीर सर, आप यहाँ और ऐसी हालत में? अरे कैसे भी हालत हो, रणवीर जी तो हमेशा हीरो ही लगते हैं। अरे राजा है वो, राजा। अब जब भीड़ खत्म होती है तो दामिनी रणवीर का हाथ पकड़कर कहती है, रणवीर, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? ये लोग तुम्हारी तस्वीर क्यों खींच रहे थे? आखिर एक भिखारी को वो राजा क्यों बता रहे थे? क्या तुम्हारा कोई और भी अस्तित्व है? रणवीर सच बताओ, तुम चुप क्यों हो? अब रणवीर की आंखें नम हो जाती हैं और वो दामिनी का हाथ पकड़कर उसे अपने घर लेकर आता है। माँ, समय आ गया है कि हम दामिनी को वो सच बता दें जो अब तक हमने उससे छुपा रखा था। कैसा सच? आप लोगों ने मुझ गरीब से क्या छुपा रखा है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। घबराओ मत बहू, हमारे साथ चलो। अब कलावती, रणवीर, राधिका तीनों ही मिलकर दामिनी को राजमहल के अंदर लेकर आते हैं, जहाँ अनिल पहले से उपस्थित होता है। अरे आप तो वही हैं जो मेरे घर रिश्ता लेकर आए थे। ये सब क्या है? दामिनी, ये मेरे पिता है जो मेरा रिश्ता लेकर तुम्हारे घर में गए थे, और मैं इस महल का राजा हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम किसी अमीर लड़के से शादी नहीं करना चाहती हो, तुम्हें गरीब लोग पसंद हैं, तो मैंने उसी दिन ये महल छोड़कर तुम्हारे लिए भिखारी बनने का फैसला लिया ताकि मैं तुम्हें पा सकूं। अब रणवीर की आंखों में यह प्यार देखकर दामिनी उसके कदमों में गिर जाती है। रणवीर, तुमने बस मुझे पाने के लिए अपना ये महल छोड़ दिया। हे भगवान, मुझ गरीब से इतना प्यार। मैं तो खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला है। इतना प्यार मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पर कोई किसी से करता है। बहू, आंसू पोंछो। मेरी रानी बहू की आंखों में आंसू नहीं देख सकती मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। कलावती उस महल में दामिनी का गृह प्रवेश करवाती है, जिसके बाद राधिका एक लग्जरी कमरे में आलीशान शीशे के सामने अपने हाथ से अपनी गरीब भाभी को एक्सपेंसिव साड़ी और डायमंड के गहने पहनाती है। भाभी, आप इस घर की रानी है और रानी असलियत में ऐसी दिखती है, खूबसूरत, बिल्कुल आपकी तरह। सच में मैं तो बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। अब जब दामिनी तैयार होकर नीचे आती है तो नौकर चाकर डाइनिंग टेबल पर उसके लिए 56 भोग परोस कर रखते हैं। आओ दामिनी, साथ में बैठकर खाना खाते हैं। अब दामिनी नौकर चाकर को देखकर हैरान रह जाती है और फिर वो आलीशान डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने परिवार वालों के साथ स्वादिष्ट पकवान खाती है। पकवान बहुत स्वादिष्ट है माँ जी। शुक्रिया रानी जी। क्या कहा? रानी? अरे
सच में मैं इस महल की रानी हूँ? हाँ दामिनी, तुम इस महल की इकलौती रानी हो। बहू, कल हम लोग एक साथ घूमने जाएंगे, ठीक है माँ जी? अब अगले दिन कलावती अपनी बहू के लिए मेकअप आर्टिस्ट बुलाती है, जो उसे खूबसूरत ड्रेस पहनाकर स्टाइलिश मेकअप करती है। और फिर जब तैयार होकर दामिनी घर से बाहर निकलती है तो करोड़ों लोग उसकी फोटो खींचने वहां आ जाते हैं। अरे भैया, इस महल की रानी देखो कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी लग रही है रानी जी। सच में रानी जी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। अरे भाई रानी जी, मैं आपके साथ एक तस्वीर खिंचवा लूं क्या? हाँ हाँ जी, बिल्कुल आइए। अब दामिनी तस्वीर खिंचवाती है, बगल में उसका पति भी खड़ा होता है। अब जब कुछ देर बाद भीड़ खत्म होती है तो दामिनी ने एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने पति के साथ एक लग्जरी मॉल में आती है, जहां पर उसे सभी लोग खूबसूरत महंगी ड्रेस दिलवाते हैं। भाभी जी, आपको ये ड्रेस पसंद तो है ना? जी, ये बहुत सुंदर है। मैंने तो आज से पहले कभी पहनी भी नहीं है ऐसी ड्रेस। कोई बात नहीं बहू, आज से तुम यही सब पहनोगी। अब इसके बाद दामिनी एक बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में आती है, खाना खाती है और फिर कुछ देर बाद कार से घर आ जाती है। अब अगले दिन दामिनी खुद अपनी लग्जरी रसोई में जाती है और अपने हाथ से हलवा बनाती है। अरे बहू, नौकर तो हैं, फिर तुम क्यों कर रही हो ये सब? मुझे तुमसे कुछ नहीं करवाना, इसीलिए मैंने तुमसे पहली रसोई भी नहीं करवाई। जी माँ जी, पर मुझे आप लोगों को अपने हाथ से कुछ खिलाना है। अब दामिनी बड़े ही प्यार से सबको बादाम का हलवा बनाकर खिलाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अभी एक दिन दामिनी का अपनी माँ से मिलने का मन करता है और वो अपने पति के साथ महंगी गाड़ी में बैठकर अपनी गरीब माँ के घर आती है। अरे बेटी, तू यहाँ? तेरा तो रहन सहन ही बदल गया। तू इस बड़ी गाड़ी से आई है? इतनी बड़ी गाड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने तो तेरी शादी भिखारी आदमी से करवाई थी ना। अब दामिनी सारी सच्चाई अपनी माँ से कहती है। माँ, हर अमीर इंसान की सोच घटिया नहीं होती और रणवीर जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, अच्छा है, तभी तो मेरी बेटी को पाने के लिए इसने अपना राजमहल छोड़ दिया था। आओ दामाद जी, अंदर बैठो। अब चंचल अपने दामाद को खाना पीना खिलाती है। अब अगले दिन रणवीर बड़े ही प्यार से दामिनी की गरीब माँ और उसके दोनों भाई बहन को अपने महल में लेकर आता है। सभी लोग दामिनी का महल देखकर हैरान रह जाते हैं। चारों तरफ लग्जरी फर्नीचर, दीवार पर आलीशान तस्वीरें और छत पर एक शानदार झूमर लटक रहा होता है। दीदी, आप इस महल की रानी हो? रानी? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। अरे दीदी, आपकी तो किस्मत ही चमक गई महल की बहू बनकर। कलावती जी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा अपनी बेटी की किस्मत पर। सोचा था एक भिखारी दामाद से शादी करवा रही हूँ तो पता नहीं कैसी जिंदगी कटेगी उसकी, लेकिन इस भिखारी दामाद ने तो मेरी बेटी को महलों की रानी बनाकर रखा है। चंचल जी, आपकी बेटी बहुत भाग्यशाली है और दिल की साफ है, इसीलिए भगवान ने उसको महलों की रानी से नवाजा है। और अब समय आ गया है कि हम आपके लिए भी कुछ करें। आखिर आपने अपनी इतनी खूबसूरत बच्ची हमें दी है। अब दामिनी के अमीर ससुराल वाले दामिनी की गरीब माँ को भी एक सुंदर घर बनाकर देते हैं और उसका भी खर्चा पानी उठाते हैं, जिससे दामिनी की गरीब माँ की जिंदगी भी बेहतर हो जाती है। वहीं पड़ोस के लोग अभी ये सब देखकर, बाप रे, हम लोग तो सोच रहे थे कि चंचल ने अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दी भिखारी दामाद से शादी करके, लेकिन इसकी बेटी तो महलों में रानी बनकर राज कर रही है। सच में इस भिखारी दामाद ने तो गरीब की बेटी को महलों की रानी बनाकर रखा है। अब इस दिन के बाद से दामिनी अपने महल में खुशहाल जिंदगी बिता रही होती है।